नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। रूस की राजधानी मॉस्को के डोमोडेवो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक विमान क्रैश हो गया जिसमें 71 यात्री सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विमान पर 65 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। दरअसल सारातोव एयरलाइंस का अंतनोव AN 148 विमान ऑस्कोर्स के लिए रवाना हुआ था और जो रेमेंस्की जिले में क्रैश हुआ, जिसके बाद विमान के मलबे को क्रैश साइट पर फैला पाया गया। यह विमान 7 साल पुराना था जिसे 1 साल पहले ही सारातोव एयरलाइंस ने खरीदा था। बता दें कि उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही रडार पर विमान गायब हो गया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सैन्य अभियान में 20 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सेना ने बताया कि OPG रॉकेट, सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, लैपटॉप और संचार उपकरण बरामद किए गए हैं। श्रीनगर में आर्मी कैंप पर फिदायनी हमले की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। AK-47 से लैस 2 आतंकियों को सेना ने फायरिंग के बाद खदेड़ दिया। बता दें कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का विवादित बयान सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भागवत ने कहा कि उनका मिलिट्री संगठन नहीं है, लेकिन देश को जरूरत पड़ेगी तो उनके स्वयंसेवक सेना से पहले ही 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि एक जवान के पिता की भी इसमें मौत हो गई। जबकि हमले में कर्नल रैंक के अफसर समेत कुल 9 जवान घायल हुए, जिसके बाद सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अयोध्या विवाद पर अदालत से बाहर सुलह का फॉर्मूला देने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना सलमान नदवी बोर्ड से निकाल दिए गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर के साथ बैठक के बाद कहा था कि विवादित भूमि पर मंदिर बनवाना चाहिए, बदले में मस्जिद के लिए दोगुनी जमीन दें और मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी खोलें। बोर्ड नदवी के इस बयान से खफा था। बोर्ड प्रवक्ता कासिम इलियास ने कहा कि मस्जिद किसी को बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती और न ही तोहफे में दे सकते हैं। बोर्ड के इस स्टैंड को कोई समझौता नहीं होगा। इसके खिलाफ जाने पर मौलाना नदवी को निकाल दिया गया। वहीं नदवी ने कहा कि वो खुद बोर्ड की बैठक से उठकर चले गए थे। उन्होंने कहा कि संगठन में कुछ लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने की बात करने वालों के साथ नहीं हूं। मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन से मुलाकात की। भारत और ओमान के बीच पर्यटन और सैनिक सहयोग समेत 8 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि मोदी कितना ले गया। भारत में अब बदलाव की बयार चल रही है। सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंच रही हैं। ओमान में पीएम मोदी ने कहा कि हम भारतीय हर समाज में आसानी से जगह बना लेते हैं। दूध में शक्कर जैसे मिल जाते हैं और दूध मीठा कर देते हैं। ये हमारे संस्कार हैं जो हमें विरासत में मिले हैं, क्योंकि पूरे विश्व को एक परिवार मानकर चलने वाले लोग हैं। हर परंपरा का सम्मान करना ही भारत की विशेषता है। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि आजादी के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक सामाजिक रिश्ते बेहतर हुए हैं। ओमान की प्रगति और विकास में भारतीय होनहारों की बड़ी भूमिका रही है। ओमान में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी ये पूछते हैं कि कितना आया। पहले पूछा जाता था कि कितना गया, अब पूछा जाता है कि मोदी जी कितना आया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में सड़क बनने, रेल लाइन बिछने, गैस कनेक्शन देने की रफ्तार, एयरपोर्ट बनने की रफ्तार, बिजली मिलने की रफ्तार पहले की तुलना में बढ़ गई है।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामायण टिप्पणी का पलटवार किया है। उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हंसने पर कोई जीएसटी नहीं लगता है और इसके लिए किसी की अनुमति की भी जरूरत नहीं। चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ मोदी की टिप्पणी महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें देश भर की महिलाओं से अपार समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार की सांसद हूं और प्रधानमंत्री मुझे नकारात्मक पात्र के समानांतर बताते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज महिलाएं बदल गई हैं और उन्हें मालूम है कि अपने लिए कैसे आवाज उठानी चाहिए। चौधरी ने कहा कि यदि आप सही हैं तो सर्वत्र झलकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हंसी पर कोई जीएसटी नहीं है, हंसने के लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जींद में अमित शाह की 15 फरवरी को होने वाली रैली को लेकर के जाटों ने बिगुल बजा दिया है। उसी समय और उसी जगह पर ट्रैक्टर ट्रॉली रैली का जाटों ने ऐलान किया है। इसको लेकर के सरकार की मुश्किल पड़ गई है। इधर शाह की बाइक रैली और जाटों की ट्रैक्टर रैली के बीच छिड़ी जंग के मद्देनजर अर्धसैनिक बल, महिला सुरक्षा बल जींद पहुंचने शुरू हो गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। दरअसल जाट नेता यशपाल मलिक ने बीते दिनों ये बयान दिया था कि बीजेपी का रैली स्थल जो होगा वही हमारा भी रैली स्थल होगा और जो स्टेज बीजेपी का होगा वही स्टेज हमारा होगा। साथ ही यशपाल मलिक ने कहा था कि अगर उनके पास बाइक है तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, जिसके माध्यम से हम रैली स्थल पर पहुंचेंगे। यशपाल मलिक के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने कहा कि देखते हैं कि 15 फरवरी को कौन स्टेज पर बैठेगा। इधर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्टी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जींद में अमित शाह की रैली के समर्थन में आए 28 गांवों के सरपंचों ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि अगर जाट समुदाय को सरकार से अपनी मांगें मनवानी है तो वो कानून के दायरे में रहकर मांग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का विरोध करना गलत है। उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना निकलें। साथ ही महिलाओं को फूल देकर रैली का विरोध न करने की अपील भी की जाएगी। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। अब बीजेपी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने और प्रदेश में भाईचारा, बदलाव और खुशहाली लाने के लिए जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात पर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि खाद, बीज और दवाओं की रेट बढ़ाकर किसानों की लागत सरकार बढ़ा रही है। इसके चलते किसानों की आमदनी लगातार कम होती जा रही है। अगर लागत बढ़ जाएगी तो आमदनी दोगुनी किस तरीके से होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। जींद में अमित शाह की रैली को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि रैली हर हाल में होगी और अमित शाह जींद जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में शांति बनाए रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सभी का फर्ज है। वहीं जाट आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझदार हैं और बातचीत के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अमित शाह की जींद रैली का विरोध करने से इनकार कर दिया है। हुड्डा का कहना है कि वो शांतिप्रिय लोग हैं और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। काले झंडे दिखाकर विरोध करना ठीक नहीं। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 4 साल में सिर्फ प्रदेश को जलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। 15 फरवरी को जींद में होने वाली बाइक रैली को लेकर पूर्व मंत्री कैप्टन यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को नसीहत दी और कहा कि जिस तरह रैली से पहले ही प्रदेश में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं, ऐसे में शाह को अपनी रैली रद्द कर देनी चाहिए। यशपाल मलिक के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में उनका हाथ नहीं है तो उन्हें इस पर तुरंत सफाई देनी चाहिए।
चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। अमृतसर पहुंचने पर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि इसके लिए कानून बनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश में 1996 से ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ईवीएम पर जो आपत्ति जताई जा रही है वो सब गलत है। एनजीटी से लेकर सरकार तक शहरों की जहरीली हवा का हल भले ही नहीं निकाल पाए हों, लेकिन नूह के बाहुल्य गांव के 10वीं कक्षा के एक शिक्षित युवक ने प्रदूषण कंट्रोल करने वाले डिवाइस बनाने का दावा किया है। दावा ही नहीं बल्कि श्रवण भारत सरकार तक इस यंत्र को पहुंचाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। श्रवण का ये फॉर्मूला हिट हुआ तो एनसीआर के लोगों को स्मॉग से जल्द ही हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। टोहाना में एआई वर्कर कर्मचारी संबंधित पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिला सचिव विक्रम लांबा ने कहा कि कर्मचारियों को पक्का करने की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है। सीएम सिटी करनाल में प्रदेश भर से आए अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं शहीद की पत्नी और महिला अध्यापक ने अपने बेटे के साथ मुंडन करवाकर रोष जताया। साथ ही रैली के बाद हजारों की संख्या में अतिथि अध्यापकों ने पैदल रोष मार्च निकालते हुए नियमित करने की उन्हें मांग की। भिवानी पुलिस ने ठगी करने वालों के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो देश के अनेक राज्यों में सस्ती दरों पर ऋण दिलवाने, मोबाइल टावर लगवाने, आरबीआई से बोनस दिलवाने और एटीएम बंद होने का नाम लेकर ठगी करते थे। हालांकि अभी भी इस गिरोह के कुछ सदस्य फरार हैं, जिसको लेकर के आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं इस मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी ने बताया कि इस गिरोह के निशाने पर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग थे। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपियों से 32 चेकबुक, 46 पासबुक, 47 एटीएम, 1.5 लाख रुपयों की नकदी, 3 सोने की अंगूठी, एक चेन और एक हार बरामद किया गया है। गिदड़बाह में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार के चलते एक ट्रॉली में कार जा टकराई, जिसके चलते कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग श्री मुक्तसर साहिब के मलौट में शादी समारोह में गए हुए थे और शादी समारोह से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज की लापरवाही उस वक्त सामने आई जब हरियाणा रोडवेज की एक बस बिना चालक के ही वर्कशॉप से बाहर रोड पर दौड़ पड़ी और एसडीएम के निवास की दीवार से जा टकरा कर रुकी। इस मामले में गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बस की गति बिल्कुल धीमी थी, वरना गेट को तोड़ते हुए बस अंदर भी प्रवेश कर सकती थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस बस में कोई भी चालक मौजूद नहीं था। ये अपने आप ही रोडवेज से वर्कशॉप से निकलकर रोड पर आ गई थी और सामने बने एसडीएम निवास की दीवार तक आकर रुक गई। वर्कशॉप से कुछ कर्मचारी बस को देखने जरूर आए, लेकिन वो भी कुछ किए बगैर वापस लौट गए। जब इस संबंध में रोडवेज अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। रोहतक में एक सिरफिरे आशिक ने नई नवेली दुल्हन को एक के बाद एक ऐसे 2 झटके दिए कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल सिरफिरे आशिक ने पहले तो विदाई के दौरान दुल्हन की कार पर फायरिंग की थी,
जब ये मामला पंचायत में निपट गया तो आरोपी ने 34 दिन बाद मायके लौटी विवाहिता का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़खानी की। साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अप्रैल 2018 तक पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि इस समय सीमा को संशोधित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसका विस्तार कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही गांवों और शहरों तक इसे पहुंचाया जाएगा। आईपीपीबी ने एक बयान में कहा कि जैसे ही प्रस्तावित विस्तार पूरा हो जाता है, आईपीपीबी देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क उपलब्ध कराने में समर्थ होगा, जिसमें शहरी और दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसमें पोस्टमैन एवं ग्रामीण डाक सेवकों की मदद से लोगों के दरवाजों तक डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आईपीपीबी डाकघर बचत बैंक के 17 करोड़ सक्रिय खाता धारकों को भी एनईएफटी, आरटीजीएस, यूआईपी और बिल पेमेंट सर्विस का फायदा समेत डिजिटल पेमेंट करने में समर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त आईपीपीबी सरकार के डिजिटल पेमेंट पहल के अनुरूप देश में सभी डाकघरों में डिजिटल भुगतान की स्वीकृति को भी सक्षम बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के दूसरे दौरे से भारतीय कंसोर्टियम को पहली बार अबुधाबी के बड़े तेल संसाधन में हिस्सेदारी मिल गई है। पब्लिक सेक्टर तेल प्रोडक्शन कंपनी ओएनजीसी, भारत पेट्रो रिसोर्सेज, इंडियन ऑयल की कंसोर्टियम और अबुधाबी के नेशनल ऑयल कंपनी के बीच इसके ऑफशोर लोअर जॉकी कंसेशन में 10% भागीदारी अधिग्रहण को लेकर समझौता हुआ है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिए हुए कारोबारी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नोटबंदी के इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आरबीआई आम जनता द्वारा लौटाए गए पुराने नोटों की गिनती पूरी नहीं कर पाया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि वो तेजी से पुराने लौटाए गए नोटों की गिनती पर काम कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल का रेट 78.78 रुपए लीटर और डीजल का दाम 68.02 लीटर था। 15 दिसंबर के बाद से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। 1.5 महीने में पेट्रोल करीब 4 रुपए और डीजल 5 रुपए महंगा हो गया है। इससे आम लोगों की जेब पर रोज लगभग 1 करोड़ 52 लाख रुपयों का खर्चा बढ़ गया है। नॉर्थ जोन बधिर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रविवार को हरियाणा की टीम ने दिल्ली को 4 विकेट से हराया। फाइनल मैच जींद रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में खेला गया। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22.4 ओवर में 138 रन बनाए। हरियाणा की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट से मैच जीतते हुए नॉर्थ जोन क्रिकेट कप पर कब्जा किया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के कुलदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। तमिलनाडु की राजनीति में ताल ठोक रहे दक्षिण भारत के प्रख्यात अभिनेता कमल हसन ने सुपरस्टार रजनीकांत से सियासी गठबंधन की शर्तें साफ कर दी हैं। हसन ने कहा कि अगर रजनीकांत का रंग भगवा हुआ तो उनके साथ सियासी गठबंधन नहीं होगा। हसन ने कहा कि उनका असल मकसद एक जैसी राजनीति और यथास्थिति की व्यवस्था को चुनौती देना है। ये तमिलनाडु पर असर डाल रही है। वो प्रख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वार्षिक इंडियन कॉन्फ्रेंस में मुख्य भाषण दे रहे थे। रजनीकांत की फिल्म काला की रिलीज डेट तय हो गई है। फिल्म इसी साल अप्रैल में 27 तारीख को रिलीज हो रही है। इसका ऐलान धनुष ने किया है, जो काला के प्रोड्यूसर भी हैं। धनुष ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने फिल्म के पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा, तारीख याद कर लीजिए, 27 अप्रैल को डॉनों का डॉन लौट रहा है। सलमान खान की रेस 3 के साथ साथ अब किक 2 की खबरें भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। अब इस बात की चर्चा है कि फिल्म में एक्ट्रेस कौन होगी। जानकारी के मुताबिक ये फाइनल है कि फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस रिप्लेस होंगी, लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस के नाम की घोषणा नहीं की गई है।
फिटनेस आइडल बन चुके एक्ट्रेस और होस्ट मंदिरा बेदी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में मंदिरा बेदी साड़ी पहने हुए वर्कआउट करती दिखाई दे रही हैं। एक इवेंट में पहुंची मंदिरा बेदी को जब होस्ट ने पुश अप्स करने के लिए चैलेंज किया तो इस फिटनेस से फ्रीक एक्ट्रेस ने बिना हिचकिचाए साड़ी में ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष हॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर का टीजर पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म मेकर्स ने द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर के पहले पोस्टर को सिर्फ धनुष की अपीयरेंस के साथ रिलीज किया है। इस पोस्टर में धनुष रंगीन पगड़ी बांधे हुए एक ट्रंक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तापसी पन्नू और साकिब सलीम स्टारर फिल्म दिल जंगली की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। पहले ये फिल्म 16 फरवरी को रिलीज होनी थी, जहां इसका क्लैश नीरज पांडे की फिल्म अय्यारी से हो रहा था। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने कोई रिस्क न उठाते हुए फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसका दी है। अब ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 9 मार्च को रिलीज होगी। ऑटो एक्सपो 2018 में केवल कार्स और बाइक्स ही चर्चा का विषय नहीं रही, कई सेलिब्रिटीज भी इस इवेंट का हिस्सा बने। सभी के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी इस इवेंट में शिरकत की। शाहरुख ने देश में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ कैन मुहिम शुरू की। इसके जरिए उन लोगों को लक्षित किया गया जो कार चलाते वक्त गाड़ी से कचरा बाहर फेंकते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म पैडमैन बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला की ट्वीट के अनुसार अक्षय की फिल्म ने रविवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 16 करोड़ रुपए बटोरे। पहले वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन तकरीबन 40 करोड़ रुपए रहा है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 26 लाख रुपए जबकि शनिवार को 13 करोड़ 68 लाख की कमाई की। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्टारर हालिया रिलीज फिल्म पैडमैन को पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा। ये फैसला वहां के फेडरल सेंसर बोर्ड ने लिया है। उनका कहना है कि फिल्म उनके ट्रेडिशन और कल्चर के खिलाफ है। इसके चलते फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। आर बाल्के निर्देशित फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अक्षय के साथ एक्ट्रेस सोनम कपूर और राधिका आप्टे लीड रोल में नजर आई हैं। ये फिल्म रियल लाइफ पर आधारित है। फिल्म में महिलाओं के पीरियड्स और सैनिटरी पैड के बारे में खुलकर बात की गई है।